हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे इजराइल पर ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। साथ ही इसी मुद्दे पर रशिया ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाली। कह दिया है अगर इजराइल का साथ दिया अमेरिका ने तो हाथ पर हाथ धरकर हम नहीं बैठेंगे, मैदान में उतर कर लड़ेंगे युद्ध। तो वही दोस्तों आपको बताएंगे जहाँ किस नेता ने ये कहा कि बीजेपी को 400 सीट लाना है तो पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं। बताएंगे विपक्ष की बड़ी बौखलाहट निकलकर सामने आई है जो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बिहार से सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। बताएंगे किसको कितनी सीटें मिल रही है, बिहार की जनता किस पर है ज्यादा मेहरबान। साथ ही पूरा लोकसभा यानी राष्ट्रीय लेवल पर आपको हम ओपिनियन पोल बताएंगे, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। कहा ईरान पर जोरदार जवाबी हमला करेगा। जी हां, रात 11 बजे की सबसे बड़ी खबर है, जहां मीटिंग खत्म होते ही ये सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई जो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने शनिवार रात को मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए ईरान के खिलाफ स्पष्ट रूप से और जोरदार जवाबी कार्रवाई का निर्णय लिया है। ये दावा इजरायली चैनल 12 ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिक्रिया ये संदेश देने के लिए डिजाइन की जाएगी कि इजराइल अपने खिलाफ इतने बड़े हमले को प्रतिक्रिया के बिना नहीं होने देगा। प्रतिक्रिया ये स्पष्ट करने के लिए भी डिजाइन की जाएगी कि इजराइल ईरानियों को वो समीकरण स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा जो उन्होंने हाल के दिनों में स्थापित करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये ईरान की उस चेतावनी का संदर्भ है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक परिसर सहित ईरानी क्षेत्र पर भविष्य में इजरायली हमलों का जवाब फिर से इजराइल पर ईरानी जवाबी हमलों से दिया जाएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें रशिया की अमेरिका को बड़ी धमकी। कहा खबरदार अगर इजराइल का साथ दिया तो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, हम देंगे करारा जवाब। जी हाँ, ईरान इजराइल जंग हुई तो हम खुलकर मैदान में आ जाएंगे। बता दें ईरान के इजराइल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव गहरा गया। ऐसे में व्हाइट हाउस यानी अमेरिका का कहना है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई भी हमला करता है तो उसमें अमेरिका साथ नहीं देगा, लेकिन अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो ईरान को बख्शेंगे नहीं। जिसके बाद दोस्तों रशिया ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान और इजराइल मामले में दखल ना दे। पुतिन ने कहा कि अगर ईरान पर इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका शामिल होता है या किसी तरह से मदद करता है तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, हम खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। इससे पहले रशिया ने ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन पर बात भी की थी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें G7 देशों की जो मीटिंग हुई उसमें G7 देशों ने इजराइल पर हमले की निंदा की, अनियंत्रित क्षेत्रीय तनाव भड़कने की जताई आशंका। जी हाँ, G7 देशों के नेताओं ने रविवार को इजराइल के खिलाफ ईरान के सीधे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से अनियंत्रित क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन हमलों के मद्देनजर एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि इस पर चर्चा की जा सके। अगली खबर की बात करें जहां सरबजीत सिंह के हत्यारे को लेकर पंजाब पुलिस ने सबसे बड़ा दावा किया। कहा एसएसपी ने कि जिंदा है अमीर सरफराज तांबा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी अमीर सरफराज तांबा की हत्या के एक दिन बाद पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली रजा का कहना है कि तांबा अभी भी जीवित है लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि रजा ने ये नहीं बताया कि उन्हें इलाज के लिए कहां भेजा गया है। तो वहीं जब भारतीय न्यूज एजेंसी ने लाहौर पुलिस के प्रवक्ता फहरान शाह से बात की तो उन्होंने मामले को सेंसिटिव यानी संवेदनशील बताते हुए कुछ भी कहने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को तांबा की हत्या में भारत का हाथ होने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अतीत में पाकिस्तान में हुई कई हत्याओं में भारत सीधे तौर पर शामिल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में भारत की संलिप्तता के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्हें हत्या में भारत के शामिल होने का संदेश जरूर है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले रविवार को सरबजीत की हत्या के आरोपी और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अमीर सरफराज तांबा पर इस्लामपुरा इलाके में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हमला किया था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर जाया गया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। लेकिन एसएसपी ने जो बयान जारी किया है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन हमने आपको परसों ही कहा था दोस्तों कि कहीं ना कहीं देखना आने वाले समय में इस हत्या में भी पाकिस्तान भारत पर ही आरोप लगाएगा और वही होता नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसे में भारत पर लगाए जा रहे इस बेबुनियाद आरोप के लिए आप क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बताते हैं जहां पर सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी को 400 सीट लाना है तो पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बता दें जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू है, वैसे वैसे विपक्ष
विपक्ष और भी ज्यादा हमलावर होता जा रहा है। विपक्ष को पता ही नहीं चल रहा कि अब बोलना क्या है, कहना क्या है, वो कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। जी हाँ, इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी ने भाजपा के 400 पार नारे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पिछले चुनाव में ही 100 या 95% सीटें मिल चुकी हैं, इससे उनके 300 सांसद जीत गए थे। अब अगर भाजपा को 400 सीटें चाहिए तो पाकिस्तान में जीतना होगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं है। उन्होंने इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अधिकतम 214 से 240 सीटें ही मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए परसेप्शन तैयार किया जाता है। यही तेलंगाना में केसीआर ने किया था, दावा किया था कि 119 में 100 सीटें मिलेंगी, लेकिन मिली केवल 39 सीटें। इसी तरह मोदी जी 400 कह रहे हैं, मिलने वाला 200 भी नहीं है। तो देखा आपने किस प्रकार से बौखलाया हुआ है विपक्षी और दे रहा है अनाप शनाप जवाब। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या 400 पार ला करके मोदी सरकार विपक्ष को दे पाएगी मुंह तोड़ करारा जवाब? क्या कहते हैं आप लोग, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत के LCH प्रचंड को खरीदने की तैयारी में चीन का ये कट्टर दुश्मन भारत के इस तेजस विमान पर भी चल रही बात। जी हां, गोयाना को डोर्नियर 228 विमान देने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हाथ जल्द ही एक बड़ी डील लगने वाली है। इस डील के तहत HAL को LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर और तेजस लड़ाकू विमान का नया खरीदार मिल सकता है। HAL के मुख्य प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्णन ने कहा है कि उन्हें तेजस से पहले प्रचंड का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की अधिक उम्मीद है। भारत से प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला देश कोई और नहीं बल्कि इस समय चीन का कट्टर दुश्मन फिलीपींस है। भारत और फिलीपींस में प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टरों की डील को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में है। फिलीपींस ने पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की है, जिसकी डिलीवरी भी हाल में ही शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में HAL CMD अनंत कृष्ण ने कहा कि LCA तेजस अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण विदेशी खरीदारों में काफी रुचि पैदा हुई है। 5-6 देशों ने रुचि दिखाई है, अर्जेंटीना के साथ इस पर भी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच पाकिस्तान की यात्रा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति रईसी। जी हाँ, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों ये जानकारी सोमवार को पाकिस्तानी मीडिया की खबर से मिली है। खबर के अनुसार इस दौरान रईसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। जियो न्यूज की खबर के अनुसार रईसी की ये अपेक्षित यात्रा ऐसे समय होगी जब तेहरान ने कुछ दिन पहले ही सीरिया में दमिश्क स्थित अपने वाणिज्य दूतावास पर कथित इजरायली हमले के जवाब में इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी। तो वहीं खबर के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रपति रईसी की यात्रा के एजेंडे में द्विपक्षीय संबंध, सुरक्षा सहयोग, एक गैस पाइपलाइन और एक संभावित मुक्त व्यापार समझौता शामिल है। खबर में कहा गया है कि ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश प्रमुख आर्थिक हित साझा करते हैं, जिसमें विशेष रूप से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन शामिल है। खबर में कहा गया है कि एक अन्य घटनाक्रम में ईरान ने सोमवार को घोषणा की है कि वो ईरानी बलों द्वारा जब्त किए गए जहाज पर फंसे पाकिस्तानियों को उनकी नागरिकता की पुष्टि और दोनों देशों के बीच भाईचारे वाले संबंध के कारण कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर देगा। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, सऊदी अरब का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। जी हाँ, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फहरान बिन अब्दुल्ला की अगुवाई में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आ रहा है। एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान में बताया कि प्रतिनिधिमंडल में सऊदी अरब के जल एवं कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसेन अल फादली, उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदर इब्राहिम अल खोरायफ और भी अन्य नेता शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ नेपाली संगठनों को भारत का उपहार 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें मजबूत होंगे। भारत के साथ नेपाल के द्विपक्षीय संबंध बता दें, भारत ने रविवार को नेपाल के विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस व 66 स्कूल बसें भेंट की हैं। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल सरकार के वित्त मंत्री वर्षमान पुन की मौजूदगी में अधिकारियों को एम्बुलेंस व स्कूल बसों की चाबियां अधिकारियों को सौंपी। कुल 101 वाहनों में से 2 एम्बुलेंस भूकंप प्रभावित जजारकोट व पश्चिम रुकुम जिलों को सौंपी गई। भारतीय राजदूत श्रीवास्तव ने कहा, यह भेंट भारत की एक दीर्घकालिक पहल का हिस्सा है और दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही साथ चुनाव से पहले बदरुद्दीन अजमल का बड़ा दावा, कहा मोदी, शाह और शर्मा को नहीं हटाए तो संविधान कर दिया जाएगा तबाह। जी हाँ, चुनाव से पहले एक से एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा दावा किया है। नॉर्थ ईस्ट में असम के तिनसुकिया में जनसभा के दौरान उन्होंने चुनावी सभा के सामने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को सत्ता से हटाया नहीं गया तब देश के संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, हेमंत बिश्व शर्मा से वैसे ही चिड़े रहते हैं ये बदरुद्दीन। आए दिन इन दोनों के बीच में यानी कि शर्मा और बदरुद्दीन के बीच में बातों का विवाद
देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका ने इजराइल पर छोड़े गए 80 से अधिक ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों 6 मिसाइलों को नष्ट किया है। जी हाँ, यानी कि सऊदी अरबिया और यूएई ने बिगाड़ा ईरान का खेल, अमेरिका की मदद से इजराइल की हुई बल्ले बल्ले। दरअसल इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान से दागे गए अधिकतर मिसाइलों और ड्रोन को पहले ही नष्ट कर दिया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसने 90% से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स को पहले ही हवा में मार गिराया था। यही कारण है कि ईरान के इस भारी भरकम हवाई हमले से इजराइल को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजराइल पहले से ही ईरान के हमलों को लेकर तैयार था, क्योंकि अरब देशों ने चुपचाप तेहरान की हमले की योजना के बारे में खुफिया जानकारी दे दी थी। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन या भारत रशिया को क्यों है न्यू इंडिया की आवश्यकता, पुतिन की विदेश नीति में नई दिल्ली इतना अहम क्यों है, आपको बता दें, रशिया ने हाल में ही भारतीय सेना को इगला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के पहले बैच की आपूर्ति की है। इसे ज्यादातर चीन से लगी सीमा क्षेत्रों में तैनात किया जाना है। इस सौदे ने उन धारणाओं पर विराम लगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद पुतिन का देश भारत के बजाय चीन के ज्यादा करीब पहुंच गया है। हालांकि इस तर्क से सब सहमत है कि रशिया के लिए चीन भारत से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब अमेरिका के साथ भारत के संबंध कई गुना मजबूत हुए हैं, तो नई दिल्ली के लिए रशिया का महत्व कम हो गया है। रूस ने इस बात के पर्याप्त संकेत दिए हैं कि चीन के साथ उसकी बढ़ती निकटता के परिणाम स्वरूप भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला निर्णय नहीं लिया गया है। अब तक मॉस्को ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं दिखाया है जिससे ये लगे कि वो उस विवाद में चीन की ओर झुक रहा है जिसमें भारत और चीन दोनों शामिल हो। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों में रशिया ने कोई पूर्व शर्त पेश नहीं की है, जो आमतौर पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ ऐसे संबंधों में देखी जाती है। वास्तव में भारत के साझेदार के रूप में रशिया भारत के साथ अपने सबसे संवेदनशील और नवीनतम तकनीकी विकास को साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसे करने में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश अनिच्छुक रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली इस प्रकार के सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण भी है। साथ ही साथ अगर आप भी मानते कि रशिया और भारत के संबंध का कोई तोड़ ही नहीं, इंडिया रशिया रिलेशन सबसे बेस्ट रिलेशन है, तो कमेंट में दोस्तों भारत और रशिया के रिश्तों पर 2 बातें जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, महंगाई में पाकिस्तान ने पूरे एशिया को पछाड़ डाला, गरीबी में भी टॉप पर है पाकिस्तान। बता दें, आर्थिक मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि महंगाई में जहां पाकिस्तान ने पूरे एशिया को पछाड़ दिया है, तो वहीं गरीबी में भी टॉप कर लिया है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में जीवन यापन की लागत पूरे एशिया में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में हालात इतने बुरे हो सकते हैं जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। यही नहीं, पाकिस्तान में गरीबी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में रहने वाले 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से मुद्रास्फीति जनित मंदी के दौरे में है और विश्व बैंक ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि महंगाई के कारण यहाँ 1 करोड़ लोग गरीबी के जाल में फंस सकते हैं। पाकिस्तान में लगभग 9 करोड़ 80 लाख लोग पहले से ही गरीबी रेखा में जी रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा से हर चीज में नीचे से टॉप करता है और इस बार भी गरीबी में भी टॉप कर दिया है। साथ ही साथ बता दें, ट्रंप की रैली में लगे बाइडेन को खत्म करने के नारे, पूर्व राष्ट्रपति ने रोका भाषण, फिर कह दी ये बात। जी हाँ, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ भी अमेरिका में नाराजगी बढ़ रही है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने जो बाइडेन को खत्म करने के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद कई अन्य लोगों ने भी ऐसे ही नारे लगाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने बाइडेन को खत्म करो यानी जेनोसाइड जो बाइडेन के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण रोक दिया। इसके बाद कई और लोगों ने भी ऐसे ही नारे लगाने शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह गलत भी नहीं है, जो बाइडेन सब कुछ गलत किया है। जेनोसाइड जो बाइडेन एक मुहावरा है जिसे फलस्तीन समर्थक अक्सर जो बाइडेन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इजराइल हमास युद्ध में जो बाइडेन ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। इजराइल के हमले में गाजा में 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि फलस्तीन समर्थक जो बाइडेन से नाराज है। आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। बीते दिनों इंटरव्यू में ट्रंप ने इजराइल हमास युद्ध पर कहा कि इजराइल को जरूरत है कि वो जल्दी इसी लड़ाई को खत्म करे और जो उन्होंने शुरू किया है उसे पूरा करे ताकि हालात सामान्य हो सके। बहरहाल आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका का राष्ट्रपति बदलना चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, जहां पर समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ थीम पार्क बना रहा सऊदी अरबिया, लागत 41,000 करोड़ रुपए मात्र। जी हाँ, सऊदी अरबिया एक तेल रिग को एक अनोखे थीम पार्क में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। इस रिग को थीम पार्क में विकसित करने की लागत 41,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हाल में ही इस थीम पार्क की कुछ AI से बनी तस्वीरें शेयर की गई है, जिसमें पार्क डिजाइनरों के दृष्टिकोण को प्रकट किया गया है। द रिग के नाम से विकसित होने वाली इस परियोजना को सऊदी अरब में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इमरान खान की पत्नी ने कोर्ट से कहा, मुझे खाने में जहर
दिया गया। इस अस्पताल में इलाज कराने की मांग। जी हाँ, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनके निजी आवास में जहर दिया गया, इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें अस्पताल में मेडिकल जांच की अनुमति दी जाए। बुशरा बीवी की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शोएब शाहीन ने याचिका दायर की है। याचिका में अपील की गई है कि बुशरा बीवी का इलाज शौकत खानम अस्पताल में कराया जाए। बता दें कि शौकत खानम अस्पताल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा है। तो वहीं आपको बता दें, भारत आ सकते हैं गुलाम हैदर, सीमा हैदर और सचिन मीणा को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। जी हाँ, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आकर शादी करने वाली महिला सीमा हैदर की मुसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने बताया कि कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, उनके वकील एपी सिंह, शादी कराने वाले पंडित और बारातियों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। 25 मई को हाजिर होने के लिए कोर्ट ने कहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। तो वहीं आपको बता दें, एलोन मस्क की टेस्ला की बिक्री में आई बड़ी गिरावट। एलोन मस्क ने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह जानकारी टेस्ला के इंटरनल मेमो से सामने आया है। ये टेस्ला के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी छटनी है। कंपनी ने यह फैसला बिक्री में बड़ी गिरावट के बीच लिया है। आंतरिक मीमो में सीईओ एलोन मस्क के बयान का हवाला देते हुए बताया कि जैसा कि हम कंपनी को विकास के अपने अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं, लागत में कटौती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंपनी के हर पहलू को देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, बिहार में किसे कितनी सीटें, ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा खुलासा, आंकड़े हुए साफ। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक बिसात बिछाई जा चुकी है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। बिहार एनडीए में 5 दल साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं महागठबंधन में मुख्य 4 दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियां जीत को लेकर दिन रात मेहनत कर रही हैं। बिहार में किसको बढ़त मिलेगा, इसको लेकर सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए ओपिनियन पोल कराया है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त मिलता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सीटों की नुकसान भी हो रही है। वहीं महागठबंधन को ज्यादा बढ़त तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले के चुनाव में इस बार कुछ सीटों का फायदा जरूर हो रहा है। दोस्तों बिहार की सीटों को लेकर सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को 33 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इसके अलावे अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस रिजल्ट में एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान होते दिखाई दे रहा है और महागठबंधन को कुछ बढ़त होते दिखाई दे रहा है। इसी बीच हम आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, सर्वे क्या कहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिसको लेकर पीएम मोदी जी समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आईटीवी नेटवर्क ने पश्चिमी और दक्षिण भारत की 234 सीटों का सर्वे किया है। इससे पहले हमने आपको 308 सीटों का सर्वे पेश किया था। अब पूरे 543 सीटों पर सर्वे पूरा होने के बाद एनडीए को 383 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इनमें अकेली बीजेपी 325 सीटों पर बाजी मारती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 109 और अन्य के खाते में 51 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अब आइए आपको समझाते हैं पश्चिम भारत और दक्षिण भारत जोन में ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं। दरअसल पश्चिम भारत में लोकसभा सीटों का हाल आपको बताएं तो राजस्थान की बात करें तो भाजपा 23, कांग्रेस 0, अन्य 2। गुजरात की बात करें तो भाजपा 26, कांग्रेस 0। महाराष्ट्र की बात करें तो भाजपा 16, शिवसेना 7, शिवसेना का उद्धव गुट वाला शिवसेना 9, शिंदे गुट वाला 7, कांग्रेस 8, एनसीपी 1, एनसीपी शरद गुट का एनसीपी 5, अन्य 2। वहीं गोवा में भाजपा 2, कांग्रेस 0, दमन और दादर में भाजपा 2, कांग्रेस 0। ऐसे ही दोस्तों बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपसे हम ये सवाल पूछें कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मोदी जी पर लगाइए 6 साल का बैन में लॉर्ड। जी हाँ, कोर्ट पहुंची चुनावी लड़ाई पीएम के खिलाफ। क्या क्या लगाए आरोप, दरअसल बता दें लोकसभा की चुनावी लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर करके गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। दोस्तों ये याचिका आनंद एस जोंधले नाम के वकील ने दायर किया है। जोंधले ने अपनी याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हवाला दिया है और कहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में पीएम मोदी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। कहते हैं ना कि जब आप तरक्की की ओर जाते हैं तो रुकावट के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, वही ऐसा होता दिखाई दे रहा है मोदी जी के साथ। इस पर आपकी जो भी राय हो साथ ही साथ बता दें। संदेश खाली केस को लेकर बड़ी खबर, पीएमएलए कोर्ट ने शाहजहां शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी हां, वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली केस में पहले सीबीआई फिर ईडी के द्वारा गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राशन घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर कब्जा, महिलाओं के यौन शोषण और ईडी की टीम पर हमला करवाने के आरोपी शेख को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के वकील के अनुरोध पर अपना फैसला सुनाया। शाहजहां शेख को ईडी ने 30 मार्च को गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ बता दें, ममता बनर्जी ने दी आईटी अधिकारियों को खुली चुनौती, कहा बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच करने की हिम्मत है क्या तुम में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इनकम टैक्स यानी आईटी अधिकारियों को भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच करने की चुनौती दी है। बनर्जी ने कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव से पहले टीएमसी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आईटी अधिकारियों ने छापेमारी की और ट्रायल रन से पहले पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। बता दें कि उन आईटी अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास इनपुट था कि हेलीकॉप्टर में पैसा और सोना है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच करने की हिम्मत है तो करके दिखाएं। तो वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। चुनावी कार्यक्रम के लिए वायनाड जा रहे थे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी। जी हाँ, तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहाँ उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल से वायनाड जा रहे थे, जहाँ के सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, सनातन विरोधी बयानों पर पीएम मोदी का बयान, कहा इंदिरा रुद्राक्ष पहनकर घूमती थी कांग्रेस, उसका तो लिहाज कम से कम करे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सनातन विरोधी टिप्पणियों और अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों और उनके नेताओं की आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं ने खास वोट बैंकों को खुश करने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर मैं सोच रहा था कि मैं इस समारोह के लिए खुद को कैसे योग्य बनाऊंगा। बता दें कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान थे। पीएम के नेताओं द्वारा सनातन विरोधी टिप्पणियों पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ बैठने की उसकी क्या मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस जिसके साथ कभी महात्मा गांधी जुड़े थे, वो कांग्रेस जिसकी इंदिरा गांधी सार्वजनिक रूप से गले में रुद्राक्ष माला पहनती थी, कांग्रेस उसका तो कम से कम लिहाज करें। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी भाजपा में हुई शामिल। सीएम साई ने सीमा बघेल को दिलाई सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल दुर्ग में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग के मानस भवन पहुंचे थे, जहां लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल के नामांकन रैली सभा के दौरान ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा में प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीमा बघेल को भाजपा का भगवा गमछा पहनाकर भाजपा प्रवेश करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने भाजपा प्रवेश किया है। सीमा बघेल का भाजपा प्रवेश होना भूपेश बघेल को पारिवारिक तौर पर भी बड़ा झटका लगा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, केजरीवाल को फिर लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जी हाँ, आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए राउंड एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। जांच एजेंसी ने 14 दिनों के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउंड एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था। बहरहाल दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।